Right. Am I audible? Am I audible? आवाज आ रही है? Yes, sir. So we were discussing about the fundamental rights, right? And we have discussed, or we came in Article 25. We were discussing about freedom of conscience, profession, practice, and propagate the religion. Freedom of religion, that is Article 25 to 28, right? Article 25 to 28 talks about freedom of religion. Article 25 to 28 talks about freedom of religion. Before it, we have already covered Article 23 and 24, that was freedom against exploitation. We have already covered freedom against exploitation. So now moving to this Article 25, we have discussed some of the aspects of Article 25. Okay. Audible enough, right? आवाज आ रही है मेरी? Any disturbance in sound? आवाज में किसी तरह की परेशानी? नहीं sir. Okay, so it's good. So Article 25, that is right to freedom of religion. First Article 25, it talks about freedom of conscience, profession, practice, and propagate. Okay, so you have to remember three P's. Profession, practice, propagate, and conscience. It should be there, your inner belief. Conscience means inner feelings, inner understanding, what you feel. If you feel satisfied, that is the basic concern, that is conscience. Satisfied is if you believe on some particular religions, how you feel about that particular religions, that is conscience. Your feeling about particular religions, the religion you feel, the religion you practice, that is conscience. So freedom of conscience. You have all freedoms to think about your own religions. Then profession. Profession means freedom to declare openly and tell others that you follow that particular religion. Means if you are a Hindu, you can happily announce that you follow Hinduism. If you are a Buddhist, you can happily announce that you are a Buddhist and you follow Buddhism. So these Hinduism and Buddhism, these are a type of religions which you, whatever the religions you follow, you are following. जो भी रिलीजन आप फॉलो कर रहे हैं उसके बारे में लोगों को बताना, उसी को बोलते हैं प्रोफेशन. हाँ, आप लोगों को सिर्फ बताएंगे कि हाँ आप इस रिलीजन को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है. नेक्स्ट इज प्रोपागेट. प्रोपागेट मीन्स आप किसी दूसरे लोगों को बताएंगे कि हाँ मैं इस रिलीजन को फॉलो कर रहा हूँ और इस रिलीजन में ये है, ये बातें हैं, ये चीज़ कही गई हैं. या फिर अगर बुद्धिज्म फॉलो कर रहे हैं तो बुद्धिज्म ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें नहीं है, हिंसा नहीं है, इक्वलिटी है, हम ऐसा बता सकते हैं. सो प्रोमोटिंग, प्रोपागेट का मतलब होता है कि प्रोमोटिंग एंड एजुकेटिंग अदर्स अबाउट योर रिलीजन, others about your religions. However, see, if you are promoting, telling others, आप अपने धर्म के बारे में किसी को शिक्षा दे रहे हैं, किसी को बता रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको कन्वर्ट करवा लें. दिस इज नॉट द राइट टू कन्वर्ट. प्रोपागेट डज नॉट मीन्स राइट टू कन्वर्ट. इसको सिर्फ आप प्रमोट कर सकते हैं और लोगों को, दूसरे लोगों को बता सकते हैं अपने धर्म के बारे में कि हाँ मेरा धर्म ये है,
एंड मैं इस धर्म में ऐसा ऐसा होता है, वैसा होता है, वैसा होता है, यू कैन एक्सप्लेन। आप उसको कन्वर्ट नहीं करवा सकते हैं, है ना। तो कन्वर्ट करवाने में एक चीज और होता है कि देखा जाता है कि कुछ क्रिश्चियन मिशनरीज जो आते हैं, व्हाट दे डू, दे प्रोपागेट देयर रिलीजन्स। प्रोपागेट मतलब प्रमोट करते हैं, दूसरों को भी बताते हैं, लेकिन साथ ही साथ वहां पर एल्योर कर देते हैं कि आप अगर हमारे रिलीजन में ज्वाइन कीजिए, हम आपको जॉब दिलवा देंगे, है ना, कुछ पैसे देंगे, ऐसे एक सिक्योरिटी देंगे, उस तरह के वो बोलते हैं। तो प्रोपागेट में जो एल्योर और इंड्यूस करने का जो सिस्टम होता है, दैट शुड ऑल्सो नॉट बी देयर, दैट इज नॉट लीगल। अगर ऐसा होता है तो दैट शुड बी रजिस्टर्ड इन अ केस, है ना, वो केस होता है। तो उड़ीसा एंड मध्य प्रदेश, इन्होंने एंटी कन्वर्सन लॉ बनाया हुआ है। उड़ीसा एंड मध्य प्रदेश एंटी कन्वर्सन लॉ, एंटी कन्वर्सन लॉ बनाया हुआ उड़ीसा एंड मध्य प्रदेश। और इस एंटी कन्वर्सन लॉ में है कि आप फोर्सफुली किसी को कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। एमपी और उड़ीसा में ये जो एंटी कन्वर्सन लॉ, ये 1968 में ही बना है, ठीक है, 1968 में ही बनाया गया, उसी समय। इवन बिफोर इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस नहीं था, एक कॉन्टेक्स्ट दे रहा हूँ मैं। हमारा देश जब आज़ाद नहीं था, तो आज़ादी से पहले भी जो कुछ प्रिंसली स्टेट्स जो थे, क्योंकि आज़ादी से पहले ब्रिटिशर्स यहाँ रहते थे, दे वेर फॉलोइंग द क्रिश्चियंस, स्टिल दे आर क्रिश्चियंस, दे यूज टू फॉलो क्रिश्चियंस, और वो अपने रिलीजन्स को लोगों पर, इंडियंस के ऊपर प्रोपागेट कर रहे थे, उनको कन्वर्ट करवा रहे थे। तो कुछ प्रिंसली स्टेट्स जो थे, उन्होंने अपना एक एंटी कन्वर्सन लॉ बनाया हुआ था, है ना, प्रिंसली स्टेट अपना एक एंटी कन्वर्सन लॉ बनाया हुआ था। सिमिलर लाइन पे उड़ीसा और मध्य प्रदेश ने 1968 में एंटी कन्वर्सन लॉ बनाया, एंटी कन्वर्सन लॉ। और इसमें एक और ये कर दिया कि अगर कन्वर्सन किसी लेडीज की होती है, अगर कन्वर्सन में कोई लेडीज है, लेडीज को अगर फोर्सफुली कोई कन्वर्ट करता है, मीन्स लेडीज के धर्म को अगर कोई फोर्सफुली कन्वर्ट करता है, तो एनी वीमेन, एनी चाइल्ड, अगर कन्वर्सन कोई चाइल्ड को इन्वॉल्व करता है, या फिर एससी एसटीज, इनको इन्वॉल्व करता है, तो जो भी पनिशमेंट होगा, पनिशमेंट डबल हो जाएगा। जो भी पनिशमेंट होगा, पनिशमेंट डबल हो जाएगा। दिस वाज द प्रोविजंस इन ओडिशा एंड मध्य प्रदेश एंटी कन्वर्सन लॉ, एंटी कन्वर्सन लॉ में। इसका मतलब यह है कि आर्टिकल 25 डज नॉट empower you to convert anyone into your religion. It does not empower you to convert anyone into your religion. It only talks about educate others. Okay, तो ये C3P ये याद रखना है। फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस, प्रोफेशन, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस तो है, प्रैक्टिस इज लाइक यू आर प्रैक्टिसिंग। प्रैक्टिस मीन्स आप अगर प्रैक्टिस कीजिए और लोगों को बताइए और लोगों को दिखा सकते हैं, आप खुलेआम प्रैक्टिस कर सकते हैं। यू हैव द फ्रीडम टू प्रैक्टिस वट एवर द रिलीजन यू वांट, यू हैव द फ्रीडम टू प्रैक्टिस। सो इसमें ऐसा नहीं कि आप किस रिलीजन को मान रहे हैं और चुपके से छुप करके आप उस रिलीजन को प्रैक्टिस कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। यू आर फ्री टू प्रैक्टिस वट एवर द रिलीजन यू हैव द बिलीफ ऑन, है ना, आप उसके बारे में प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो फ्रीडम ऑफ कंसियंस, प्रोफेशन, प्रोपागेट एंड प्रैक्टिस, so these three P's and C3 P's, when you will remember, that will come under Article 25. So Article 25 talks about freedom of conscience, profession, practice and propagate the religion. Freedom of conscience, profession, practice and propagate the religion. ठीक है, ये अभी देखो, रिलीजन्स कन्वर्ट होने का बहुत सारे कारण होते हैं, गरीबी भी एक कारण है, अनटचेबिलिटी इज ऑल्सो अ रीजन। दैट्स व्हाई डॉक्टर BR अम्बेडकर, उन्होंने पूरे 10 लाख फॉलोअर्स के साथ जो है अपना प्रोफेशन चेंज कर लिया, अपना रिलीजन चेंज कर लिया। सो दैट वाज ड्यू टू अनटचेबिलिटी। सी, ड्यू टू डिस्क्रिमिनेशन। So this discrimination can be many types. ये डिस्क्रिमिनेशन अलग बहुत तरह से हो सकता है। सोशल डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है ना, इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है, या फिर सोशल डिस्क्रिमिनेशन, इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है, या फिर किसी को जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है,
अगर कोई वीमेन है तो यू आर मीन्स समबडी इज डिस्क्रिमिनेटिंग, ओके, तो उसको लगता है कि ओके आई एम ए हिंदू, आई एम ए हिंदू वीमेन, इंडिपेंडेंट वीमेन, एंड इफ आई एम नॉट गेटिंग इनफ प्लेस एंड आई हैव बीन क्रिटिसाइज, जो भी स्टेप में लेती हूँ उसके लिए मुझे क्रिटिसाइज किया जाता है, तो दैट शुड बी considered under discrimination itself. That should be considered under discrimination. कि किसी भी टाइप का डिस्क्रिमिनेशन उसको फेस करना पड़ता है. अब फिर लगता है कि ओके अगर मैं क्रिश्चियन बन जाती हूँ, इफ समवन थिंक्स लाइक अगर मैं क्रिश्चियन बन जाती हूँ तो मुझे जो है ये डिस्क्रिमिनेशन फेस नहीं करना पड़ेगा. तो हुआ ना, डिस्क्रिमिनेशन भी एक कारण हुआ ना, अनटचेबिलिटी डिस्क्रिमिनेशन. पॉवर्टी इज अ बिग रीजन. पॉवर्टी जो है, poverty is a big reason to change your own. एक अपने धर्म को परिवर्तन कर लेते हैं ताकि दूसरे धर्म में जाएंगे तो कुछ तो खाने कमाने को मिलेगा. इसके पहले हमने एक एग्जांपल लिया था, वो एक पहाड़िया कम्युनिटी का एग्जांपल लिया था. दोज हु वर एट द मार्जिन ऑफ एक्सटिंक्शंस, उनके 100 लोग ही बचे थे, पूरे कम्युनिटी में 100 लोग ही बचे थे. तो फिर गवर्नमेंट कुछ नहीं की उसके लिए और दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस कुछ नहीं किए, लेकिन क्रिश्चियन मिशनरीज आई और उनको सब तरह से हेल्प करके उनको अच्छे से पहले तो उनको बचाया, मेडिसिन दिया, है ना, मेडिसिन दिया, फूड दिया, फिर बचाया उनको, फिर बाद में उनको अच्छा से एजुकेशन भी दिया, और फिर बाद में उनको अच्छी जगह में प्लेसमेंट, अच्छे इंस्टीट्यूशन में प्लेसमेंट. आज वो लोग जो कुछ पढ़ना नहीं जानते थे, गरीबी के कारण खा नहीं पाते थे और मेडिसिन के कारण मर रहे थे, आज वो अच्छे अच्छे बड़े इंस्टीट्यूशन में डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, अच्छे अच्छे बड़े इंस्टीट्यूशन में काम कर रहे हैं. दैट्स ऑल क्रेडिट गोज टू क्रिश्चियन मिशनरीज, है ना. तो जो हेल्प करने के लिए आएगा उनके लिए वो कन्वर्ट हो जाएंगे. तो poverty is also one of the reasons to get converted into other religion. Okay, that was article 25. Article 26, it talks about freedom to manage religious affairs. Article 26 talks about freedom to manage religious affairs. Freedom to manage, see, subject to public order, morality and health. देखो हेल्थ भी है इसमें. हाँ, subject to public order, morality and health, to establish and maintain institutions for religious and charitable purposes. आप कोई भी एक रिलीजियस इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश कर सकते हैं और चैरिटी से, थ्रू चैरिटी. चैरिटी का मतलब होता है लोगों से पैसे मांग करके, चैरिटी डोनेशन मांग करके, है ना, डोनेशन मांग करके आप उस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को रन कर सकते हैं. सो यू कैन एस्टैब्लिश एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑन रिलीजियस लाइन, है ना. रिलीजन के बारे में वहां पर इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे, वैसे इंस्टीट्यूशंस को एस्टैब्लिश किया जा सकता है और वैसे को मैनेज करने के लिए डोनेशन भी एक्सेप्ट किए जा सकते हैं. डोनेशन भी एक्सेप्ट किए जा सकते हैं. टू मैनेज इट्स ओन अफेयर्स इन द मैटर्स ऑफ रिलीजन्स. अगर आपका कोई रिलीजन्स है और आपके रिलीजन्स के साथ आपका कोई अफेयर है या फिर किसी तरह का इशू है, यू हैव टू सॉर्ट इट आउट योरसेल्फ, कोई दूसरा नहीं आएगा. इसका मतलब ये है कि अगर रिलीजन्स में है तो स्टेट विल नॉट इंटरफेयर. स्टेट इज इंडिपेंडेंट, स्टेट विल नॉट इंटरफेयर. यू आर फ्री टू टेक आउट द सॉल्यूशन ऑफ योर रिलीजन योरसेल्फ. हाँ, अगर दो कम्युनिटी आ गए, कम्युनिटी ए एंड कम्युनिटी बी, है ना, कम्युनिटी एच एंड कम्युनिटी एम आ गए और दोनों जाकर के अगर कोई क्लैश हो गया और फिर क्लैश होने के बाद राइट टाइम का सिचुएशन आ गया, राइट पे जैसा है ना, एक ऐसा राइट सिचुएशन आ गया, दिल्ली राइट जैसे हुआ था अभी रिसेंटली, राइट सिचुएशन आ गया, तो यहाँ पर जो है गवर्नमेंट इंटरफेयर करेगी या फिर जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो इंटरफेयर करेगा यहाँ पर. ठीक है. लेकिन अगर कोई सेम रिलीजन में, अगर सिर्फ एक ही रिलीजन में कोई अफेयर्स है या कोई इशू है तो दे विल मैनेज देमसेल्फ, ऐसा समझा जाता है. ठीक है. कोई इसमें से कोई जो लीडर्स होते हैं वो मैनेज करते हैं उस अफेयर्स को. सो टू मैनेज इट्स ऑन अफेयर्स इन द मैटर्स ऑफ रिलीजन्स, स्टेट विल नॉट टेक पार्ट. स्टेट डिक्लेयर कर देगा आई एम इंडिपेंडेंट. टू ओन एंड एक्वायर मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टीज. अगर आप रिलीजियस इंस्टीट्यूशन चला रहे हैं, तो रिलीजन्स के नाम पे आप मूवेबल प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकते हैं या फिर कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी. इमूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब होता है जैसे चेयर, टेबल, डेस्क, बेंच, है ना,
एसी हो गया, ये सब जो जिस सामान को खोल करके एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाया जा सकता है वो मूवेबल प्रॉपर्टी हो गया। तो मूवेबल प्रॉपर्टी आप ले सकते हैं, एक्वायर कर सकते हैं। इमूवेबल प्रॉपर्टी आप जमीन खरीद सकते हैं, फिर उस जमीन को अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं, बड़ा एजुकेशन इंस्टीट्यूशन स्कूल कॉलेजेस बना सकते हैं। तो यू आर फ्री टू डू दैट एंड टू एडमिनिस्टर सच प्रॉपर्टी इन अकॉर्डिंग विद द लॉ। आप जो भी ये प्रॉपर्टी लेंगे, मूवेबल हो या इमूवेबल हो, उनको एज पर द लॉ उसमें आप मेंशन करेंगे, लॉ में मेंशन करेंगे उसको। सो दिस इज आर्टिकल 26। आर्टिकल 26 टॉक्स अबाउट फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, ये याद रखना है, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। आर्टिकल 27, आर्टिकल 27 टॉक्स अबाउट फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पार्टिकुलर रिलीजन। अगर आप किसी पार्टिकुलर रिलीजन के हैं और उस रिलीजन को प्रमोट कर रहे हैं किसी भी तरीके से, यू विल नॉट हैव टू पे एनी टैक्सेस, एनी काइंड ऑफ टैक्स। ओके, नो पर्सन शैल बी कंपेल्ड टू पे एनी टैक्स फॉर रिलीजियस पर्पसेस। धर्म के नाम पे कोई आपसे टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकता है ना। आप कहीं डोनेशन देने जाएं, सपोज एक ये है कि धर्म, एजुकेशन एंड रिलीजन, एजुकेशन और रिलीजन में 100% ऑफ है, नो टैक्स। एजुकेशन में भी अबाउट 80% ऑफ है, नो टैक्स, वेरियस। सो इन द नेम ऑफ रिलीजन्स नो पर्सन शैल बी कंपेल्ड टू पे द टैक्सेस, कि आप मुझे टैक्स पे करो, ऐसा नहीं कहा जा सकता है। और रिलीजन्स होने के कारण, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस होने के कारण, कोई भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन अगर वो रिलीजियस लाइन पे है तो उसको वो फ्री है, टैक्स पे करने से फ्री है, उसको टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। If the government has done any service for a particular religious denomination, then the government, जिस गवर्नमेंट ने जो सर्विस प्रोवाइड किया है वो गवर्नमेंट उस सर्विस का टैक्स ले सकता है, सर्विस का चार्जेस ले सकता है, गवर्नमेंट उस सर्विस का चार्जेस कलेक्ट कर सकता है। तो दैट कैन बी अ सर्विस चार्ज। अगर हम फॉर एन एग्जांपल, अगर हम वैष्णो देवी जाते हैं या फिर ऐसे कोई तिब्बत मानसरोवर, जो कैलाश मानसरोवर की यात्रा, वहाँ जाते हैं, गवर्नमेंट क्या करती है, फैसिलिटी देती है, गवर्नमेंट प्रोवाइड्स फैसिलिटीज। लाइक अगर आपको एयर ड्रॉप होना है, एयर ड्रॉप की फैसिलिटी देगी, पैसे लेगी गवर्नमेंट और आपको एयर ड्रॉप वहाँ पर मानसरोवर तक जाके एयर ड्रॉप करवा देगी। या तो फिर आप पैदल चलिए, है ना, पैदल चलिए 15-20 दिन, 15-20 डेज पैदल चल के अगर आप मानसरोवर पहुँच पाएँ तो ठीक है। तो ऐसी फैसिलिटीज आर बीइंग प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट। और जो ये गवर्नमेंट फैसिलिटी प्रोवाइड करेगी, जैसे या तो एयर ड्रॉप हो गया, या फिर अगर रोड बनाएगी गवर्नमेंट, या फिर होटल्स बनाएगी, बीच बीच में होटल्स हैं, विश्रामगृह है, आरामदेह, जो भी बनाएगी, इनके पैसे लेगी गवर्नमेंट, इन सब के पैसे गवर्नमेंट कलेक्ट कर सकती है। गवर्नमेंट इज फ्री टू डू दैट। एयर ड्रॉप या फिर रोडवेज का जो खर्च होगा, तो गवर्नमेंट इज फ्री टू डू दैट, गवर्नमेंट ऐसा कर सकती है। तो ऐसे सिर्फ रिलीजन्स के नाम पे कि भाई आप पार्टिकुलर रिलीजन्स को प्रमोट कर रहे हैं और आपको पेमेंट करना पड़ेगा, आपको जो डोनेशन से जो इनकम हो रहा है उसको उसमें आपको टैक्स भरना पड़ेगा, तो वो वैसा नहीं कर सकते। अगर रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं तो वैसा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज आर्टिकल 27। आर्टिकल 27 टॉक्स अबाउट फ्रीडम फ्रॉम पेमेंट ऑफ टैक्सेस, ये याद रखना। आर्टिकल 27 talks about freedom from payment of taxes. Article 28. Article 28 talks about freedom as to the attendance at religious instructions and religious worship in certain education institutions. है ना, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो किसी महात्मा, किसी संत गुरु को बुला करके वो प्रवचन सुनवाते हैं ना, स्पीच देते हैं, प्रवचन सुनवाते हैं। तो वो जब स्पीच देते हैं, प्रवचन सुनवाते हैं, उस प्रवचन को सुनने के लिए आप जा सकते हैं, बिकॉज यू आर फ्री एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन, यू आर फ्री टू अटेंड सच सेमिनार्स, सच फंक्शन, सच रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस, सच रिलीजियस वर्शिप, आप फ्री हैं, आप जा करके ज्वाइन कर सकते हैं, एंड नोबडी इज गोइंग टू स्टॉप यू। आर्टिकल 28 टॉक्स अबाउट दैट ओनली। आर्टिकल 28 क्या करता है, जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वो उसको 4 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है। ये 4 कैटेगरी हमने पहले भी डिस्कस किया था।
4 कैटेगरी में डिवाइड किया है। फर्स्ट, होली मेंटेन्ड बाय द स्टेट, वैसे रिलीजियस इंस्टीट्यूशन जिसको स्टेट पूरा मेंटेन कर रहा है, जैसे तिरुपति बालाजी। तिरुपति बालाजी टेम्पल, इसको फुली स्टेट मैनेज करता है, स्टेट। तो ऐसे इंस्टीट्यूशंस को जहां स्टेट मैनेज करता है, यहाँ रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं। तिरुपति बालाजी टेम्पल जो है ये मंदिर है, ये टेम्पल है, टेम्पल है, ओके। एंड दिस इज मैनेज्ड बाय द गवर्नमेंट। एक चीज याद रखना, मैनेज बाय द गवर्नमेंट। और एक कोई ऐसा रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है, जैसे एम्स हो गया, उसके बाद जेएनयू हो गया, उसके बाद डीयू दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गया, है ना, उसके बाद आईआईटी हो गया। सो दीज आर बीइंग मैनेज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये भी इंस्टीट्यूशंस है ना, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं और मैनेज बाय द गवर्नमेंट। बट वैसे वैसे इंस्टीट्यूशंस विच आर फुल्ली मेंटेन्ड बाय द गवर्नमेंट और मेंटेन्ड बाय द स्टेट्स, वहां पर रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस नहीं दिए जा सकते, ये याद रखना, ओके। यू हैव टू कीप इन माइंड कि अगर वैसा रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस है जहां पर फुल्ली गवर्नमेंट का ये से चलता हो, गवर्नमेंट मेंटेन हो, वहां पर रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस नहीं दे सकते हैं, वहां रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस नहीं दे सकते। ऐसा इंस्टीट्यूशन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट, स्टेट उसको रिकॉग्नाइज करता है, जैसे होते हैं ना डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज। डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी हो गया, पानीपत यूनिवर्सिटी, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, बहुत सारे हैं जो डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी नहीं है, डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी है, कंसीडर किया जाता है कि आप यूनिवर्सिटी हैं एंड दे आर प्रोवाइडिंग एजुकेशन। ऐसे में क्या है कि गवर्नमेंट ने उनको रिकॉग्नाइज किया है कि यू आर लाइक द यूनिवर्सिटी, नॉट अ यूनिवर्सिटी। तो अगर रिकॉग्नाइज्ड हो, गवर्नमेंट के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड भी हो, तो नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस। no religious instructions. So अगर maintained by the government and recognized by the government, वहां पर religious instructions नहीं दे सकते हैं। ऐसे institutions जो कुछ फंड जो है स्टेट से रिसीव करता हो, स्टेट से कुछ फंड रिसीव करता हो, यस, यहाँ पर रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं, बट नॉट फुली रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस नहीं दे सकते यहाँ पर। हाँ, 50-50 कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, 50% एजुकेशन और 50% रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दिया जा सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट एड कर रही है वहां पर, है ना, गवर्नमेंट एड्स आउट द स्टेट फंड्स। ऐसे देखा जाए तो जिसमें गवर्नमेंट एड होता है वहां पर भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस नहीं दिए जा सकते हैं। गवर्नमेंट जहां भी एड करती है वहां रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस नहीं दिए जा सकते हैं। ओनली वैसे ही जगह अगर ये रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हो, ये इंस्टीट्यूशन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ना होकर के रिलीजियस इंस्टीट्यूशन हो और गवर्नमेंट से एड मिलता हो, जैसे तिरुपति बालाजी टेम्पल है, ये रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है, एजुकेशनल नहीं है, और रिलीजियस इंस्टीट्यूशन अगर गवर्नमेंट से एड मिलता है तो यहाँ पर जो है दे आर फुल्ली कैपेबल ऑफ गिविंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शन। और वैसे जो स्टेट्स हैं, वैसे इंस्टीट्यूट्स हैं which are administered by the state but established under religious endowment, है ना, रिलीजियस सेंटिमेंट दे करके अगर उसको एस्टैब्लिश किया जाता है, लेकिन रन करती है गवर्नमेंट। तो चूंकि सी बेसिकली दिस हैज बीन एस्टैब्लिश्ड ऑन द लाइन ऑफ रिलीजन, तो रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर तो होंगे ही, रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर होंगे ही, है ना। So these are the 4 categories of states institutions divided as per Article 28. As per Article 28. समझ में आया? Did you get the point? Did you get the point? Any issue? No, sir, no issue. Good. Others?
Then moving to the next topic. By the way, how was the taste? I didn't discuss with you. Taste आप लोगों ने दिया ना? हाँ सर। How was the taste? क्वेश्चन पेपर कैसा था? और कितने अटेम्प्ट हुए हैं? अभी मैं सर इवेलुएट करूंगा, उसको इवेलुएट किया नहीं है मैंने, कलेक्ट करके रखा, इवेलुएट करूंगा मैं। यस सर मैंने सभी क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं, सभी क्योंकि के। मैंने अभी तक चेक नहीं किया है। हाँ, आंसर की भी मैंने दे दिया है। ओके, आंसर की भी मैंने दिया है, तो आप ठीक है। मेरे सर 12 राइट आए, बाकी के 40 आउट ऑफ 40 12 राइट है। आउट ऑफ 40 कितने राइट? 12 राइट है, बाकी रॉन्ग। आप 40 क्यों अटेम्प्ट किए? 12 नहीं, 40 क्यों किए? ज़्यादा करना चाहिए था ना, 100 करना चाहिए था, 80 करना चाहिए था। अच्छा, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। बाकी अभी ट्राई करता हूँ। ओके, अभी ट्राई करूँगा उसके बाकी 60। क्वेश्चन जो थे वो थोड़े कंफ्यूजिंग नेचर के थे। जो क्वेश्चन थे वो थोड़े कंफ्यूजिंग नेचर के थे, कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चन थे। यूपीएससी में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आपको कंफ्यूज करेंगे, ठीक है। स्ट्रेट 2-3 पॉइंट सिमिलर पॉइंट होंगे और जो कंफ्यूज करेंगे, तो हाईली उसी के बेसिस पे क्वेश्चन होंगे। तो वो ऐसे ही क्वेश्चन से आपको दोस्ती करनी है, ऐसे क्वेश्चन को ही समझना पड़ेगा आपको, ठीक है। ठीक है, हम डिस्कस करेंगे, मे बी ऑन वेडनेसडे वी विल डिस्कस द पेपर ऑल्सो, क्वेश्चन पेपर भी डिस्कस करेंगे। ओके, नेक्स्ट मूविंग अगेंस्ट आर्टिकल 29 टू 30, आर्टिकल 29 टू 30, इसको बोलते हैं माइनॉरिटी राइट्स या कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। minority rights or cultural and educational rights. Okay, see article 29, it talks about any section of citizens having a distinct language, any section of citizens having a distinct language, script, culture, can protect the same. तो कोई भी ओके, कोई भी एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन्स, कोई भी सिटीजन हो जिनका लैंग्वेज अलग हो, स्क्रिप्ट अलग हो, कल्चर अलग हो, वो उस लैंग्वेज को, स्क्रिप्ट को और कल्चर को प्रोटेक्ट कर सकता है, ठीक है, प्रोटेक्ट कर सकता है। दिस इज आर्टिकल 29। तो हमारे इंडिया तो जाना जाता है डाइवर्सिटी ऑफ लैंग्वेजेस, अबाउट 400 प्लस लैंग्वेजेस बोले जाते हैं इंडिया में, 400 प्लस लैंग्वेजेस हैं। कैन यू इमेजिन, 400 प्लस लैंग्वेजेस इंडिया में हैं, उनके अलग अलग स्क्रिप्ट हैं, देवनागरी हो गया, रोमन हो गया, अलग अलग बहुत तरह के लोगों के स्क्रिप्ट हैं, ब्राह्मी स्क्रिप्ट, खरोस्ती स्क्रिप्ट, बहुत तरह के स्क्रिप्ट हैं इंडिया में भी फॉलो हो। कल्चर है, कल्चर इन नॉर्थ ईस्ट है ना, कल्चर इन नॉर्थ ईस्ट, कल्चर इन ईस्टर्न इंडिया, ईस्ट इंडिया, कल्चर इन वेस्ट इंडिया, कल्चर इन साउथ इंडिया। So these all are different, east west north south। तो कल्चर हमारा अलग है, और इन अलग अलग कल्चर को जो लोग हैं, जिसको प्रोफेस करते हैं, उनको मानते हैं, उनको अधिकार है कि वो अपने कल्चर का रक्षा करें, अपने कल्चर की रक्षा करें, अपने कल्चर को प्रोटेक्ट करें। ओके, तो एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन्स
who are having distinct language, script, culture can protect the same, वो उनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, है ना। देखो यहाँ पर कोई रिलीजन्स के बारे में नहीं कहा गया है। आर्टिकल 29 कोई रिलीजन्स के बारे में नहीं कहा गया कि रिलीजन्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं कि नहीं। यस, रिलीजन इज अ पार्ट ऑफ कल्चर, रिलीजन इज अ पार्ट ऑफ कल्चर। अगर कल्चर का पार्ट है तो कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए इसको भी प्रिजर्व कर सकते हैं, ठीक है। अब इसी से जो है आर्टिकल 29 से ही हम अपने रिलीजियस यानी अपने कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए या उसको आगे बढ़ाने के लिए हम रिलीजियस या फिर कल्चरल इंस्टीट्यूशंस का एस्टैब्लिश कर सकते हैं, कल्चरल इंस्टीट्यूशंस दे सकते हैं। We follow unity in diversity. We follow unity in diversity, right? तो ये यूनिटी जो है, डिस्पाइट हैविंग दिस डाइवर्सिटी, इस यूनिटी को मेंटेन करने के लिए हमें, देखो ये डाइवर्सिटी है, डाइवर्सिटी इन लैंग्वेज, डाइवर्सिटी इन स्क्रिप्ट, अलग अलग लिखने का तरीका है, बंगालीज अलग लिखते हैं, गुजरातीज अलग लिखते हैं, साउथ इंडियंस में अलग लिखा जाता है ना। तो लैंग्वेज है, स्क्रिप्ट है, उसके बाद कल्चर है, लैंग्वेज है, स्क्रिप्ट है, कल्चर है। तो इन सब को प्रोटेक्ट करने का एक मात्र ये जो रीजन है, दैट इज टू ब्रिंग यूनिटी। इन सब को प्रोटेक्ट करने का है कि आप प्रोटेक्ट करके यूनिटी बनाए रखें। मतलब डाइवर्सिटी है, देखो मैं यूनिटी की बात कर रहा हूं, यूनिफॉर्मिटी नहीं। यूनिफॉर्मिटी का मतलब है कि सबको एक जैसा बनाओ, सबको हिंदू बनाओ या सबको मुस्लिम बनाओ या सबको क्रिश्चियन बनाओ, बौद्ध बनाओ, उसको बोलते हैं यूनिफॉर्मिटी। यूनिटी का मतलब है कि जो जैसा है उनको वैसे ही रहने दो और उन सबको एक साथ लाओ, सबको एक साथ लाओ, है ना। दैट इज यूनिटी एंड आवर एम इज टू ब्रिंग यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। हमारे प्रेमबल में भी लिखा रहता है यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, लिखा है ना। तो उसके अकॉर्डिंगली हम ये करते हैं। सो टू प्रोटेक्ट, हम जो ये प्रोटेक्ट करते हैं लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर, in order to maintain the unity and integrity of our diverse society. लेकिन आर्टिकल 29 जो है, इट डज नॉट टॉक अबाउट हाउ टू प्रोटेक्ट इट। ये सिर्फ बोलता है कि यू कैन प्रोटेक्ट द सेम। हाउ? डज नॉट टॉक अबाउट हाउ टू प्रोटेक्ट। ये प्रोटेक्ट कैसे करेंगे इसके बारे में नहीं बताता है, ठीक है। हमारे जूम लिंक का जो टाइमिंग है वो 40 मिनट्स का लिमिट है, ठीक है, 40 मिनट्स का लिमिट है, क्योंकि मैंने नया लिंक बनाया नहीं। तो 40 मिनट्स के बाद ये क्या होगा, डिसेबल हो जाएगा। यू हैव टू बी कनेक्टेड, आप कनेक्टेड रहना। हम इसको मैं जो हूँ इसको फिर से ऑन करके आपको स्क्रीन शेयर करूँगा, ओके। So that you have to be connected. I'll be connected and reconnecting again. Okay. So it will end after 40 minutes. Means now 4 minutes, 47 seconds are there. It will disconnect. It will get disconnected. Okay. So Article 29 does not talk about how to protect. कोई अगर प्रोटेक्ट करेगा तो कैसे प्रोटेक्ट करेगा, वहां काम आता है आर्टिकल 30। आर्टिकल 30 Article 30. Article 30, it talks about minority, whether based on religious, language, have the right to establish educational institutions of their choice, है ना। यहाँ बोलता है कि माइनॉरिटी हो, जिनकी संख्या कम हो, माइनॉरिटी हो, या वो लैंग्वेज के बेसिस पे माइनॉरिटी हो या फिर वो रिलीजन्स के बेसिस पे, ठीक है, या तो लैंग्वेज के बेसिस पे या रिलीजियस के बेसिस पे, जिसकी भी किसी भी बेसिस पे माइनॉरिटी हो, उनको रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एस्टैब्लिश करने का राइट है। अंडर आर्टिकल इंस्टीट्यूशंस एस्टैब्लिश करने का राइट है।
तो वो इंस्टीट्यूशंस जो हो सकता है रिलीजियस भी होगा, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस होगा, या फिर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होगा, जहां पर इस इंस्टीट्यूशंस में वो अपने कल्चर के बारे में अपने कल्चर के बारे में पढ़ा सकते हैं, अपने कल्चर के बारे में लोगों को बता सकते हैं, उस अपने रिलीजन्स के बारे में लोगों को बता सकते हैं, ठीक है। तो आर्टिकल 30 इज द सॉल्यूशन फॉर आर्टिकल 29। आर्टिकल 29 बोलता है कि एनी पर्सन, एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन्स हैविंग डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट, कल्चर कैन प्रोटेक्ट द सेम। वो प्रोटेक्ट कर सकता है, लेकिन कैसे प्रोटेक्ट करेगा? प्रोटेक्ट करने का तरीका जो है यहाँ पर लिखा हुआ है आर्टिकल 30 में कि दे कैन क्रिएट देयर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, दे कैन स्प्रेड अवेयरनेस, they can spread awareness, they can spread knowledge, they can spread help, all everything to protect their culture, their language, their script, है ना। तो ये आर्टिकल 30, ये है आर्टिकल 30। सी, अगर किसी को किसी चीज के बारे में सही एजुकेशन देना है, सही चीजें बतानी है, या फिर बेसिक चीजें बतानी है, तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस आर द बेस्ट प्लेस। कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो है वो बेस्ट प्लेस है लोगों के आइडियाज को बदलने के लिए, लोगों के माइंडसेट को बदलने के लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो है वो बेस्ट हैं। तो इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क जो थे उनको पता था कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एक ऐसा जगह है जहां पर अगर किसी चीज को प्लेस किया जाए तो वहां से लोग बहुत अच्छे तरीके से उसको ग्रैब कर पाएंगे। एंड हेंस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन ट्रांसफॉर्मिंग कल्चर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, है ना। अभी हम पढ़ते हैं ना, ये हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ते हैं, लाइक इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ते हैं, बट उनका कल्चर क्या था हम तो उनके समय में थे नहीं ना, उनके समय में थे नहीं, बट स्टिल वी नो व्हाट वेयर देयर कल्चर, हाउ हमने उसके बारे में पढ़ करके समझा, पढ़ा, खोजा, तब जान पाए अभी। या फिर वैदिक कल्चर के बारे में, वेदास के समय में तो हम थे नहीं, तो उस समय से जो स्क्रिप्ट लिखे हुए आते हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, जिन्होंने स्क्रिप्ट लिखा होगा, जिन्होंने वेदास लिखे होंगे, जिन्होंने स्मृतिज लिखी होंगी, उनके स्मृति के आधार पर, वेदा के आधार पर हम आज जान पाते हैं कि जिस समय वैदिक पीरियड चल रहा था उस समय कल्चर क्या होगा, समझ पाते हैं ना, उस समय कल्चर क्या होगा। वी कैन नो दिस, राइट।